तो नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ये बन जाता है। सो अल्टीमेटली डाइजेशन की प्रक्रिया ने कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे सवाल ये उठता है कि क्या बस डाइजेशन इनफ है, इसके बाद और कुछ नहीं होना? डाइजेशन मेनली कहां हो गया? हमने पढ़ा था कि भाई बक्कल कैविटी में शुरुआत हो जाती है, स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। कैन यू टेल मी बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक करना शुरू करता है माल्टोस आइसोमाल्टोस में? बताइए, टेल मी द नेम ऑफ एंजाइम present in your saliva. Yes, you got it right. The name of the enzyme is salivary amylase, also called tyalin, also called diastase, जो बकल कैविटी में स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत करता है। राइट उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई स्टमक जो है दैट इज मेनली डिजाइंड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। पेप्सिन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जब वो एक्टिव हो जाता है पेप्सिनोजन से पेप्सिन में, तो वो प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू करता है स्टमक में, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में। मेन साइट जो है डाइजेशन का और इवन एब्जॉर्प्शन का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सवाल ये उठता है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच के सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई, या जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी वो भी प्रेजेंट हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या? विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो अब क्या बस कहानी यहीं पे है? डाइजेस्ट ही करना था चीजों को, एब्सॉर्ब भी तो करना है। तो यही लिखा है बेटा यहां पे, इज डाइजेशन इनफ? ऑफ कोर्स नॉट। जो सिंप्लीफाइड फूड सब्सटेंसेस हैं उन्हें एब्सॉर्ब करना भी तो आवश्यक है। तो यानी अब हम जानेंगे एक इस प्रक्रिया के बारे में कि किस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजें एब्सॉर्ब होती हैं। क्या एब्सॉर्प्शन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में है? द आंसर इज मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग इस काम के लिए डिजाइंड है। वहां पे विलाए हैं, माइक्रोविलाए हैं, जिसके कारण सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन बकल कैविटी में भी हो जाता है, सर्टेन ड्रग्स, नाइट्रोग्लिसरीन, राइट। इसके अलावा स्टमक में भी कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने बताया था ना अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स इन द स्टमक, और अगर स्टमक में फैट्स प्रेजेंट हैं अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है। इसके अलावा स्टमक में भी कुछ दवाइयां जैसे एस्पिरिन हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ये भी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन मुख्य रूप से हर चीज का एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है जी। तो एब्जॉर्प्शन की ये प्रक्रिया हमने जाननी है, और चीजें एब्जॉर्ब होके जाएंगी कहां? ब्लड वेसल्स में और लिम्फ वेसल्स में। मैंने आपको बताया था फैट्स जब डाइजेस्ट होते हैं तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है, वो ब्लड वेसल्स में नहीं जाते, वो विलाय के अंदर प्रेजेंट छोटी छोटी लिम्फ वेसल्स। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दोज लिम्फ वेसल्स? माय क्वेश्चन इज, टेल मी द नेम ऑफ दोज लिम्फ वेसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन विलाय, जहां पे एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन एब्सॉर्ब होते हैं। और उन लिम्फ वेसल्स का नाम होता है बेटा, हियर वी गो, द नेम इज लैक्टियल्स। लैक्टियल्स आर द सेंट्रल लिम्फ वेसल्स जिसमें एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन एब्सॉर्ब होते हैं। तो चलिए हेडिंग दे लीजिए आप अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, अगर आप साथ के साथ बना रहे हैं। आपका हेडिंग है माय फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां। हेडिंग है जी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बड़ी ही खूबसूरत स्लाइड्स के जरिए हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से ये एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो हैं वो एब्सॉर्ब हो रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है। एब्सॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच, एब्सॉर्प्शन वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द म्यूकोसा ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इनटू ब्लड और लिम्फ। डाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, लेट मी रिपीट, एब्सॉर्प्शन वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, चाहे वो मोनोसेकेराइड्स हो, अमीनो एसिड्स हो, फैटी एसिड्स हो, ये सब ब्लड या लिम्फ में पहुंच जाते हैं। उस प्रक्रिया को एब्सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है जी।
सो यहां लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मास्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन कहेगी कि भाई मुझे स्मॉल मत समझिए कि मेरे नाम के आगे स्मॉल लगा है। वो स्मॉल वर्ड क्यों लगा है? डायामीटर के कारण। अदरवाइज तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्से हमने पढ़े थे, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, तीनों जगहों पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट फॉर डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। यही खूबसूरती है हमारे इन लेक्चर्स की कि मैं साथ के साथ आपको ये भी बताता हूं, इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स में आपको बताया जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम करते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में। सो एक सवाल ये पूछा जा सकता है दैट व्हिच इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। योर आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप देखिए यहाँ पे ये सिंपल यूनिट्स दिखाए गए हैं। ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स हैं, फ्रक्टोस है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोस भी होगा। देखिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम खा लें, राइट, उसका जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है ना, वो मोनोसेकेराइड यूनिट होता है, या तो ग्लूकोस या फिर फ्रक्टोस, फ्रक्टोस को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, है ना, या फिर गैलेक्टोस भी होगा। गैलेक्टोस हमें कहां से मिलती है बेटा? जो मिल्क हम लेते हैं, दूध जो पीते हैं ना, दूध में एक शुगर होती है लैक्टोस, ठीक है। लैक्टोस जब टूटती है तो बनता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, राइट। चीनी जो हम खाते हैं सुक्रोस, सुक्रोस जब डाइजेस्ट होती है सुक्रेस एंजाइम के थ्रू तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस बनता है। इसके अलावा फ्रक्टोस डायरेक्टली फ्रूट्स में भी है, इट इज कॉल्ड फ्रूट शुगर। एमिनो एसिड्स किसका एंड प्रोडक्ट है? प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स हमने खाए, जब वो ब्रेक डाउन हुए तो बने अमीनो एसिड्स। तो इन्हीं सारी चीजों की एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हमने जाननी है, राइट जी। ना पहले ब्रीफली समझ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। किसी भी सेल की अपनी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह देते हैं। मान लो सेल के अंदर कोई चीज एंटर करनी है तो कौन कौन से अलग अलग तरीकों से सेल के अंदर चीजें एंटर कर सकती हैं। एक होता है जी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में पहले समझते हैं सिंपल डिफ्यूजन क्या है। एक टर्म समझते हैं सिंपल डिफ्यूजन। देखो मेरे राजा बेटा, मान लीजिए मैं कहूं कि ये है एक सेल, ये रहा सेल का न्यूक्लियस। इस पर्टिकुलर चीज को सेल के अंदर जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए। पहले हम समझते हैं सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक पर्टिकुलर चीज सेल के बाहर की तरफ ज्यादा है, ठीक है जी, तो ये अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कर जाती है बिना किसी और चीज की मदद के, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है हाँ ठीक है भाई तुम आसानी से मेरे थ्रू पास कर सकती हो, तो हम कहेंगे ये सिंपल डिफ्यूजन है। ये वाली चीज जो दिखाई गई है बेटा, ये फॉस्फोलिपिड्स दिखाए गए हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई ये सेल मेम्ब्रेन है, या कह दीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। सब्सटेंसेस इसके थ्रू बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि लिपिड्स से बनी है तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस डायरेक्टली सिंपल डिफ्यूजन शो करते हैं। जैसे गैसेस हो गई, ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है, तो हम कहेंगे कि ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है। क्लियर है जी इतनी बात? सिंपल डिफ्यूजन, राइट। अभी मैं आपको अलग अलग तरीके समझा रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि ग्लूकोज किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज कैसे हो रहा है, अमीनो एसिड्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है। चलो, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एक दूसरा तरीका है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले था सिंपल डिफ्यूजन, अब है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड मींस किसी चीज की मदद से हो रहा है, राइट, कोई और अलग से चीज इन्वॉल्व है इसमें, और वो चीज क्या होती है, खास तरह के प्रोटीन्स, स्पेशल प्रोटीन्स। जैसा कि आप इस छोटी सी एनिमेशन में देख भी पा रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आएंगी तो खास तरह के चैनल्स होंगे, प्रोटीन चैनल्स, जिनके जरिए वो होकर के आ सकती हैं। मूवमेंट ऑफ लिपिड इनसॉल्युबल लिखा है ना, जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है,
इनसॉल्युबल वर्ड लिखा है, जो लिपिड सॉल्युबल है वो तो सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन मूवमेंट ऑफ लिपिड insoluble substances across a concentration gradient with the help of special proteins. Important. यहां पे देखिए खास तरह के प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे मान लो ये मैंने दिखाई मेम्ब्रेन, और फिर मैंने कहा कि भाई इस मेम्ब्रेन में ये रहा एक खास तरह का प्रोटीन, राइट। ये मैंने सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन के लिए दिखाया है। ये प्रोटीन इस चीज को कहेगा भाई तुम मेरे जरिए अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ जा सकती हो, राइट। ये जो बाकी की मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स हैं वो उस पर्टिकुलर चीज की एंट्री एग्जिट अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कहा वो वाली चीज लिपिड इनसॉल्युबल है। समझ आ गई बात? तो जब प्रोटीन चैनल्स के जरिए, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू कोई चीज अंदर बाहर आ जा रही है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। इज इट क्लियर? राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑरेंज कलर और येलो कलर की चीज प्रोटीन चैनल्स के थ्रू अंदर बाहर आ रही है। चलो, वो था पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब है एनर्जी चाहिए। मान लो किसी चीज की कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, फिर भी हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज अपने कम लेवल से अपने ज्यादा लेवल की तरफ जाए, तो भैया एनर्जी देनी पड़ेगी ना, कोई पुश तो लगाना पड़ेगा, वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So movement of substances against a concentration gradient, against, कम से ज्यादा की तरफ, with the help of energy, यहाँ पे एनर्जी लगेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में इस्तेमाल होती है जनरली? क्या आप जानते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? पढ़ा है इसके बारे में? ATP. And do you know the full form of ATP? Adenosine triphosphate. This ATP is the energy currency of the cell. तो देखा आपने कितनी खूबसूरत ये एनिमेशंस हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से वो चैनल ATP का इस्तेमाल करते हुए चीजों की एंट्री एग्जिट को अलाउ करेगा। ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान रखिएगा, पहले क्या था? पैसिव, वहां एनर्जी नहीं चाहिए थी। पैसिव में दो तरह का, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये मैंने आपको बताया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, राइट जी ना। अब आप देखिए जरा, आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है गौर से, ये आपको दिखा रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी गहराई से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ झांक के देखिए, एक तो आपको ये बड़े बड़े फोल्ड नजर आ रहे हैं। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें जो बड़े बड़े फोल्ड्स हैं दे आर कॉल्ड प्लाइके सर्क्युलरिस, या फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग, या वेल्व्यूले कॉन्वेंटिस। और गहराई से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब हम देखें, हर फोल्ड के ऊपर छोटे छोटे सब फोल्ड हैं जिन्हें कहा जाता है विलाए, जिसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले इसकी वॉल में बड़े बड़े फोल्ड, बड़े बड़े फोल्ड के ऊपर फिर छोटे छोटे फोल्ड्स, छोटे फोल्ड को विलाय कहते हैं। एक विलाय का स्ट्रक्चर अगर हम गहराई से देखें, विलाय के एक इंडिविजुअल सेल को एंटेरोसाइट कहते हैं। उस एंटेरोसाइट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फर्दर फोल्डेड है, इनफोल्डिंग्स है, जिसे माइक्रोविलाय कहा जाता है। तो ये तीनों चीजें मिलकर के, राइट, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कितने सारे विलाय आपको नजर आ रहे हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? बड़े वाले फोल्ड यानी प्लाइके सर्कुलरिस, उसके ऊपर छोटे फोल्ड यानी विलाय, विलाय के बाद माइक्रोविलाय। ये तीनों चीजें मिलकर के एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं। यही खूबसूरती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, राइट जी। अब आप देखिए, इंटेस्टाइन का ये विलाय, सिंगल विलाय को विलस कह देते हैं। विलाय को यहाँ पे एनलार्ज्ड व्यू में दिखाया गया है। ये रही सेंटर वाली लिम्फ वेसल, जिन्हें क्या कहते हैं? लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन, यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और ये रही ब्लड वेसल्स, और ये रहे माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय क्या है? अगर ये एंटेरोसाइट का ये जो सेल दिख रहा है ना आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये एक सेल में विलाय का ऐसे दिखाता हूं, ये कॉलमिनर एपिथेलियल सेल है। इसके एपिकल सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे इनफोल्डेड है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड्स है ना बेटा जी, इन्हीं को माइक्रोविलाय कहा जाता है। ये सिंगल सेल का नाम क्या है? एंटेरोसाइट। ठीक है जी। अब आपको समझ आ गई बात, विलाय क्या है और माइक्रोविलाय क्या है। एक विलाय में ढेर सारे एंटेरोसाइट सेल्स हैं, हर एंटेरोसाइट के पास अपना
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, दैट इज माइक्रोविलाई। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए भाई ये सारी चीज, ये देख लीजिए और ज्यादा एनलार्ज व्यू में आपको वही चीज दिखाई गई है। यू कैन सी द लैक्टियल्स, यू कैन सी द ब्लड वेसल एंड यू कैन सी द माइक्रोविलाई, राइट। चलो अब हम समझते हैं कि कोई चीज स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से कैसे पहले माइक्रोविलाई तक जाएगी, माइक्रोविलाई से वो चीज ब्लड वेसल या फिर लिम्फ वेसल तक पहुंचेगी। माइक्रोविलाई किसके इनफोल्डिंग्स है, वो जो इंटेस्टाइन की विलाई का अपना एक सेल है एंटेरोसाइट, ठीक है। एंटेरोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को माइक्रोविलाई कह दिया। तो हमने ये जानना है कि ल्यूमेन से कैसे चीज माइक्रोविलाई में जाएगी, मतलब इस एंटेरोसाइट सेल में। ये वाले सेल का नाम क्या है, पिंक कलर से जो दिख रहा है, एंटेरोसाइट, और यहां से ब्लड वेसल, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन अगर वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हुए तो फिर वो लैक्टियल्स में चला जाएगा, राइट जी। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं शुगर फ्रक्टोज। हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स जब फाइनली डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। हमने पहले ले लिया कि फ्रक्टोज कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया जी, ये देखिए फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा है, एंटेरोसाइट सेल के अंदर फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन कम है। तो अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना है फ्रक्टोज ने। तो फ्रक्टोज जो है वो डायरेक्टली लिपिड्स को क्रॉस नहीं करेगा, सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है, वहां पे प्रेजेंट खास तरह की ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो मैंने अभी अभी पहले जिक्र किया था ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहेंगे कि फ्रक्टोज तुम हमारे जरिए एंटर कर सकती हो सेल में। तो आप देखिए इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के जरिए फ्रक्टोज ने प्रवेश कर लिया एंटेरोसाइट सेल में, और इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्यों कहा फैसिलिटेटेड, बिकॉज फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व थे, सिंपल। सो हमसे पूछा जाएगा फ्रक्टोज के एब्जॉर्ब होने का तरीका क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा एफ से फ्रक्टोज, एफ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। चलो जी आगे बताता हूं। अब क्या हुआ, फ्रक्टोज जो है वो इस एंटेरोसाइट सेल से फिर इसको अल्टीमेटली कहां पहुंचना है, ब्लड वेसल में। तो यानी अब फिर से एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, यहां पे फिर से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, यानी फ्रक्टोज जब एंटेरोसाइट सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो गया तो इसने अल्टीमेटली ब्लड वेसल में पहुंचना है। अल्टीमेट मकसद तो यही है ना कि इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में से चीजें ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचा देना। तो ये ब्लड में पहुंचेगा, फिर से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, दैट मींस अगेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट जी। चलिए अब आगे देखें, राइट, देख पा रहे हैं आप, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखा है जी आपके सामने। कहां से कहां तक, एंटेरोसाइट सेल से फ्रक्टोज पहुंच रही है ब्लड सर्कुलेशन में, और यहां पे फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन अब कम हो गया, यहां पे फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। मैकेनिज्म पूरा ध्यान रखिए, कहां से कहां तक चीजें जा रही हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है, उस ल्यूमेन से फाइनली ब्लड तक पहुंचना है, ओके। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज। स्टार्च जब अल्टीमेटली टूट जाता है, बकल कैविटी में स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत होती है, माल्टोस आइसोमाल्टोस। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने पे माल्टोस को तोड़ने के लिए माल्टेस एंजाइम, आइसोमाल्टोस को तोड़ने के लिए आइसोमाल्टेस एंजाइम, तो अल्टीमेटली बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6। तो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ग्लूकोज प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई ये दिख रहे हैं आपको, माइक्रोविलाई क्या है जी, वही एंटेरोसाइट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी आपको यहां पे दिख रहा है ना। ग्लूकोज को पहुंचाना है हमने एंटेरोसाइट सेल, राइट। ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, तो ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, इवन सोडियम आयंस भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। सो आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, राइट। एक और चीज क्या रहेगी, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का भी अभी देखेंगे। तो एंटेरोसाइट सेल में ग्लूकोज पहुंच गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन एंटेरोसाइट सेल में ज्यादा है,
अब इसको कहां पहुंचा देना है जी? फाइनली ब्लड वेसल में। फिर से देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व है और यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ है ग्लूकोज का। कहां से कहां तक? जब एंटेरोसाइट सेल से ब्लड वेसल में गया तो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन जब वो ल्यूमेन से एंटर करा है एंटेरोसाइट सेल में खुद, वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन था। ये ध्यान रखिएगा, ब्लड में पहुंचाने तक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही गैलेक्टोज का भी होता है। इनफैक्ट गैलेक्टोज इज मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टेड मोनोसेक्राइड, बड़ी तेजी से ट्रांसपोर्ट होता है। एमिनो एसिड्स किसका एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है? याद कीजिए, प्रोटीन्स जो है जब टूट जाते हैं फाइनली अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत होती है स्टमक में पेप्सिन एंजाइम के द्वारा और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो एमिनो एसिड्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। एमिनो एसिड्स को ल्यूमेन से ट्रांसपोर्ट करना है हमने एंटेरोसाइट सेल में। यहां पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी चाहिए। अब एंटेरोसाइट सेल से हमने इन्हें ट्रांसपोर्ट करना है फाइनली ब्लड वेसल तक। आपको दिखा, हमने यहाँ पे अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन एंटेरोसाइट सेल में ज्यादा दिखाया, ब्लड में कम है। सो अब ये एंटेरोसाइट से ब्लड वेसल्स तक कैसे पहुंचेंगे? सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। अब ये सिंपली डिफ्यूज कर जाएंगे इनटू दी ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की बात करें तो वो लैक्टियल्स में जाएंगे। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का भी अभी आगे जिक्र करेंगे हम। ये देखिए जी, लिपिड ड्रॉपलेट्स। फैट्स की डाइजेशन में एक समस्या होती है, आपको याद होगा, फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो पहले किसी तरह से वाटर इनसॉल्युबल फैट्स को पानी में सॉल्युबल बनाया जाता है। नाम याद है आपको उस प्रोसेस का? कैन यू टेल मी? बाइल सॉल्ट्स जिसमें इन्वॉल्व थे, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके जरिए वाटर इनसॉल्युबल फैट्स को पानी में सॉल्युबल बनाया जाता है? यस, यू गॉट इट राइट, इमल्सिफिकेशन। फैट ड्रॉपलेट्स का इमल्सिफिकेशन हुआ तो हमने पढ़ा था उसमें बाइल सॉल्ट्स का रोल होता है। बाइल जूस कौन बनाता है? लिवर। स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। कंसंट्रेट कर दिया गॉल ब्लैडर ने, बाइल जूस पहुंचा फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे बाइल सॉल्ट्स हैं, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। बाइल सॉल्ट के पास हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो बाइल सॉल्ट क्या करते थे? फैट ग्लोब्यूल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। एंड व्हेन द फैट ग्लोब्यूल गेट्स कोटेड विद द बाइल सॉल्ट, उस चीज को क्या कहा था हमने? मिसल्स। Micelles are helping the fat globules to easily swim in the aqueous environment of the small intestine. पानी वाले उस environment में आसानी से वो तैर लेती हैं। तो अब इन micelles के ऊपर most important fat digesting enzyme, क्या नाम था उसका? Pancreatic lipase, स्टिएप्सिन। Pancreatic lipase एक्ट करता है और फिर वो इन्हें तोड़ता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है जी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं एंटेरोसाइट सेल। एंटेरोसाइट सेल में डिफ्यूजन के जरिए वो पहुंचे, राइट। एंटेरोसाइट सेल के अंदर फिर इनका प्रोसेसिंग होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंटेरोसाइट सेल के अंदर जाने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा जुड़ करके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। फिर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पास ऑन हो जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन ट्राइग्लिसराइड्स की चारों तरफ फॉस्फोलिपिड की लेयर बनाता है और उसे काइलोमाइक्रॉन्स कह देते हैं। अभी हम देखेंगे। फिर वो काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं, वो काइलोमाइक्रॉन्स ब्लड सर्कुलेशन में ना जाकर के लिम्फ वेसल्स में पहुंचाए जाएंगे, लैक्टियल्स में। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मिसल्स जो है वो भी डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं, किसमें? एंटेरोसाइट सेल में, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। अब डाइजेस्ट करा एंजाइम ने, पैनक्रियाटिक जो है लाइपेस ने, वो ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन में भी एक्ट करेगा। इवन जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है, इसका भी अपना इंटेस्टिनल लाइपेस एंजाइम होता है। सो अल्टीमेटली जब वो एंटेरोसाइट सेल में एंटर कर गए ना बेटा, तो एंटेरोसाइट सेल में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलके दोबारा से ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं। इस ट्राइग्लिसराइड के चारों तरफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की एक लेयर बनाता है और उस चीज को कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स या काइलोमाइक्रॉन ड्रॉपलेट्स। अब आप देखिए, ये काइलोमाइक्रॉन्स डायरेक्टली
एंटेरोसाइट से कहां चले गए? लैक्टियल्स में. वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. लैक्टियल्स आर द लिम्फ वेसल्स विच आर एब्सॉर्बिंग एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फैट डाइजेशन. ठीक है जी. लैक्टिक एसिड है, सॉरी, लैक्टियल्स जो है इनके अंदर क्या है? एब्सॉर्ब क्या हो रहा है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. राइट. इट्स नॉट लैक्टिक एसिड. लैक्टियल से लैक्टिक एसिड या लैक्टोज में कंफ्यूज मत हो जाना. क्लियर है जी. सो इस तरीके से फैट्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं. तो हमने क्या देखा नटशेल में? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग डिजाइंड है स्पेशली इस काम के लिए. वहां पे बड़े बड़े फोल्ड प्लाइके सर्कुलरिस, उनके ऊपर छोटे फोल्ड विलाए. विलाए के हर सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग माइक्रोविलाए हैं. इन तीनों स्ट्रक्चर्स के कारण सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है कि यहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है. पर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा कोई और भी जगह है अदर साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन? यस, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन बकल कैविटी में है सर्टेन ड्रग्स का, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है. लिखा है ना जी. एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स जो जुबान के नीचे रखते हैं. जैसे ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है कई बार पेशेंट्स का, तो हम ऐसी दवाई देते हैं कि जुबान के नीचे रख लीजिए, फटाफट एब्जॉर्ब हो जाए वहीं से और आपका बीपी जो है वो डाउन आ जाए. सो सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन बकल कैविटी. Stomach, which is most dilated part of the alimentary canal, मेनली एक स्टोरेज चैम्बर है जहां पे प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत होती है. परंतु कुछ चीजें स्टमक में भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं. कौन सी चीजें स्टमक में एब्जॉर्ब हो रही हैं? अल्कोहल के बारे में मैंने बताया था जब मैंने ये बोला था कि अल्कोहलिक्स जो हैं अल्कोहल लेते समय साथ साथ कोई ना कोई फैटी फूड, नाचोस, चिप्स ये भी खाते हैं. क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल. अदरवाइज अल्कोहल बहुत तेजी से हिट कर जाएगा. लेकिन मैक्सिमम अल्कोहल एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में है. तो स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? अल्कोहल स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में वाटर, स्मॉल अमाउंट में सिंपल शुगर्स एंड सर्टेन ड्रग्स ऑल्सो. कुछ दवाइयां भी, जैसे एस्पिरिन. कहा जाता है ना खाली पेट दवाई मत लीजिए, है ना. वो इसलिए कह देते हैं कि पेट में अगर एब्जॉर्ब होगी देयर सर्टेन ड्रग्स जो कि नहीं लेनी चाहिए खाली पेट. कुछ दवाइयां तो स्पेशली खाली पेट ही लेनी होती हैं, लेकिन कुछ दवाइयां नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो स्टमक में एब्जॉर्ब होंगी तो अल्सर्स कर देंगी, स्टमक में जख्म हो जाएंगे, अल्सर्स हो जाएंगे. लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, यस, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, सम अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बी विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं. लार्ज इंटेस्टाइन बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट करती है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. सो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ दवाइयां हैं, मिनरल्स हैं, सोडियम पोटेशियम आयंस हैं, पानी है. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करती है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस, ई कोलाई, जो कि गैसेस बनाते हैं कई तरह की, है ना. तो लार्ज इंटेस्टाइन में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए खुद लार्ज इंटेस्टाइन बाइकार्बोनेट आयंस बनाती है और म्यूकस भी सिक्रीट करती है. लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बहुत तरह के विटामिन बनाते हैं, याद है ना आपको? विटामिन B1, B2, B12, बायोटिन, विटामिन के. ये बी विटामिन पानी की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं. यहां पे हमने पढ़ा था कि भाई अगर एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को भी मार डालती है, जिसके कारण बी विटामिन का लेवल डाउन जाता है, पानी का एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिसके कारण फीसिस जो है वो लूज हो जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं. एंटीबायोटिक्स का एक साइड इफेक्ट मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है. चलो जी, अब हमने एक बात तो समझ ली कि भाई हमारे फूड में जो प्रेजेंट है चीजें, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीजें कैसे फाइनली एब्जॉर्ब हो जाती हैं. क्लियर है जी. अब एक टर्म और समझते हैं राजा बेटा, एसिमिलेशन का क्या मतलब है. हमने कॉम्प्लेक्स फूड मुंह में रखा था, उसे चबाया, मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, केमिकल डाइजेशन भी हुआ, एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हुआ. फाइनली चीजें टूट के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड में आ गई. ब्लड से कहां जाएंगी? ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये सारी चीजें पूरे शरीर में पहुंचेंगी, हर सेल के पास पहुंचेंगी. जिस सेल को जिस चीज की जरूरत होगी वो पिक कर लेगा और बहुत सी चीजें लिवर स्टोर भी कर लेता है. लिवर के फंक्शंस में पढ़ा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा, राइट. लिवर में बहुत सारे विटामिन भी स्टोर हो रहे हैं, ये सारे फंक्शंस हमने लिवर के पढ़े थे. मिनरल्स भी स्टोर होते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक. तो जिस जिस चीज की जरूरत सब सेल्स को है वो उसे पिक कर लेंगे. एसिमिलेशन का मतलब होता है
that incorporation of the absorbed food substances into components of protoplasm by the cell. मतलब एक सेल का अपना जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल ने जब अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया, सेल ने जब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, उसे अपने प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बना लेगा वो सेल. दैट इज व्हाट इज एसिमिलेशन. आई विल रिपीट. इनकॉर्पोरेशन of absorbed food substances into components of protoplasm. That is assimilation. ठीक है जी. So proteins and amino acids जो हैं सेल को किस लिए चाहिए? ग्रोथ, रिपेयर और बहुत सारे फंक्शंस है. प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह काम करते हैं. फैट्स जो है रिजर्व फूड मटेरियल है, इंसुलेशन का काम करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल है फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए है. लिवर में और मसल्स में लार्ज अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर होता है. ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं. चलिए जी, जो चीजें डाइजेस्ट होनी थी डाइजेस्ट हो गई, एब्जॉर्ब होनी थी वो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसे लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर भी तो निकालना है एनस के थ्रू. वो प्रक्रिया इजेशन कहलाती है या डिफिसिएशन, पासिंग आउट ऑफ द फीसेस, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड. याद कीजिए स्ट्रक्चर मैंने लार्ज इंटेस्टाइन का बताया था. सीकम, कोलॉन, रेक्टम. कोलॉन में असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड और द पेल्विक कोलॉन, एंड लास्ट का हिस्सा हमने पढ़ा था कि रेक्टम होता है, और रेक्टम का एंड वाला हिस्सा रेक्टल कैनाल कहलाता है. ओपनिंग जो है दैट इज एनस. एनस को गार्ड करते हुए दो स्फिंक्टर्स होते हैं. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर. स्फिंक्टर बताया था ना, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स हैं, तो ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है. इंटरनल एनल स्फिंक्टर में इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स हैं, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको. सो एनस के थ्रू जो है अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट हो रहा है, उस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं या डिफिसिएशन कहते हैं. राइट. लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि भाई पानी एब्जॉर्ब हुआ, इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो फीसिस में कन्वर्ट हो गया, जिसमें सेलुलोज होता है. अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ फीसिस की बात करें, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है. इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में अनडाइजेस्टेड फैट्स हैं, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स भी हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, पानी भी है. ये सारी कॉम्पोजिशन है जी फीसिस की. तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में आगे आगे बढ़ते हुए फीसिस रेक्टम तक पहुंचे, एनल कैनाल तक पहुंचे, डिफिसिएशन रिफ्लेक्स होता है, जिसके कारण an urge to pass out the feces begins. But external anal sphincter voluntary है, skeletal muscles हैं. So whether the person wants to pass out the feces or not, that is under the conscious control. आप खुद ही सोचिए, अगर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वॉलंटरी ना होता तो हमारे पास कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता इस प्रक्रिया का. फिर तो फीसेस जब चाहते अपने आप ही बाहर पास आउट हो जाते, जैसा कि छोटे बच्चों में होता भी है ना. बिल्कुल इन्फेंट्स जो है, छोटे बच्चे हैं, उनके पास इन स्फिंक्टर्स का वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, चाहे यूरिनेशन की बात करें या डिफिसिएशन की. जब एक बच्चा धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, लगभग 1 साल का हो जाता है, तब बच्चे के पास ही कॉन्शियस कंट्रोल जो है आ जाता है. क्लियर है जी. राइट. यही बात यहाँ पे बताई गई है. टाइम फॉर अ डायपर चेंज, मतलब छोटे बच्चे जो है भाई, जैसे उन्होंने दूध पिया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, डाइजेस्ट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में चीजें पहुंची, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर अपने आप पास आउट हो जाना है, क्योंकि स्फिंक्टर के ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है. राइट. चलो आगे बढ़े हम. चलो एक छोटी सी बताता हूं मैं आपको, छोटी सी कहानी समझ लो. चाहे कई बार ऐसा होता है, आप शॉपिंग करने के लिए आप भी गए होंगे मॉल्स में या बड़ी बड़ी दुकानों पे, और बड़े खूबसूरत चीज ढंग से बहुत सारी चीजें डिस्प्ले करी होती हैं. आपने एक चीज नोट करी होगी बेटा, वहां पे किसी भी चीज का अगर आप डिब्बा उठाएं, चाहे खाने पीने की कोई चीज है, उसके ऊपर ना ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कुछ वैल्यूज लिखी हुई होती है. भाई इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी एनर्जी दे रहा है, कितने फैट्स हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो ये वाली जो बातें हैं, इसका मतलब क्या है? ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो दिए हुए हैं, इतना सैचुरेटेड फैट्स है, इतनी शुगर्स है, इतना सोडियम है. लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स. कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? किसी भी फूड के अंदर छुपी हुई एनर्जी जो है, उसके अंदर छुपी हुई ताकत जो है, वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है. अब यहाँ पे कैलोरी वर्ड जो है अक्सर हम अपनी डाइट में यूज करते हैं कि भाई इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए दिन में, इतना नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाएंगे नहीं तो हम. सो व्हाट डज दिस मीन? कैलोरी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं?
1 calorie, it is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो 1 कैलोरी होता है। अब 1 कैलोरी तो बड़ा स्मॉल हो गया, 1 किलो कैलोरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर हम 1 ग्राम पानी की बात कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी 1 किलोग्राम पानी की। सो व्हेन यू से 1 किलो कैलोरी, it's the amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree. 1 कैलोरी, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री तक तापमान बढ़ाना। 1 किलो कैलोरी, तो आप पहले 1 ग्राम पानी ले रहे थे ना, अब 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम कर दीजिए। 1 किलोग्राम पानी का तापमान बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी जो है, इसको 1 किलो जूल, इट्स इक्वल टू 1000 कैलोरीज, राइट जी। अब आप समझते हैं ये कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू में क्या अंतर है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पहले भी आपको शायद बताया मैंने। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। लेबोरेटरी कंडीशंस में बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, अभी इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना। सो लैब कंडीशंस में हमने देखा कि जब हम 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबस्शन होता है या ऑक्सीडेशन कह लीजिए या एनर्जी रिलीज कर देता है, तो वो जितनी हीट जो है लिबरेट हो रही है, दैट इज व्हाट इज द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन अगर उतनी मात्रा में ही भोजन हमारे शरीर में जब मेटाबोलाइज होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वो फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। the actual amount of energy combustion, the actual amount of energy which is produced because of combustion of 1 gram of food, that is physiological calorific value. तो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू जो है वो लेबोरेटरी कंडीशंस में है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में शरीर के अंदर सेम मात्रा में अगर भोजन जो है वो मेटाबोलाइज हो रहा है तो वहां पे वैल्यू थोड़ी हमें कम मिलती है, राइट। अब हम न्यूट्रिएंट्स के लिए देखते हैं। मान लीजिए प्रोटीन्स की बात हो रही है, अगर प्रोटीन्स के लिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम, इतनी एनर्जी देते हैं वो। फिजियोलॉजिकली देखें तो ये 4.0 होगा। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 है, शरीर के अंदर ये 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम है। फैट्स के लिए ये चीज ज्यादा है, 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिकली शरीर में 9। आपने देखा फैट ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन फैट्स आर नॉट द आइडियल सोर्स फॉर एनर्जी। अगर हमसे पूछा जाए ना द आइडियल सोर्स फॉर एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि फैट्स ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, तो फैट्स आइडियल सोर्स नहीं है एनर्जी के लिए। तो ये कुछ टर्म्स थी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी इज रेफरिंग टू बेसिकली द एनर्जी, राइट, द अमाउंट ऑफ जो एनर्जी हमें चाहिए होगी 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए, अगर आप 1 कैलोरी की बात कर रहे हैं। चलो जी, हमारी बैलेंस्ड डाइट में क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या खाना चाहिए रोजाना। देखो, हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं, हमें अपनी डाइट में फैट्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, सब चीजें हमारी डाइट में होनी चाहिए। किसी भी चीज का ओवर जो है हमें नहीं करना, हाइपर विटामिनोसिस नहीं करना या फिर कम नहीं लेने, एक बैलेंस वे में लेनी चाहिए। सो आप जानते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें हमें कहाँ से मिलते हैं। सुबह अगर आप नाश्ते में मान लीजिए आपने बनाना खाया, फ्रूट खाया है, दूध पिया है, सो बनाना में स्टार्च है, शुगर्स भी हैं। अगर आपने साथ में मान लीजिए दलिया खा लिया है, वहां भी आपको स्टार्च मिला, दूध में लैक्टोज शुगर है, चीनी आपने खाई है तो सुक्रोस है। सो आप देख पा रहे हैं ब्रेड हो गया, चावल हो गया, चपाती है, दाल है, ये सब चपाती हो गई या फिर आपने राइस लिए हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, राइट जी। फैट्स कहाँ प्रेजेंट है? फैट्स आपको मिल जाते हैं, मान लीजिए आपने नट्स खाए हैं, अखरोट खाया है, बादाम खाए हैं, तेल वाली कोई भी चीज है तो वहां पे फैट्स प्रेजेंट है ना। आप देसी घी खा रहे हैं, आप मक्खन खा रहे हैं तो फैट तो वहां प्रेजेंट है। इवन आपने मिल्क भी लिया, वहां भी फैट्स प्रेजेंट है। प्रोटीन्स कहाँ है? जो नॉनवेज डाइट ले लेते हैं, अंडा ले लिया आपने या आपने मछली मांस खाया, तो दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन्स का बेहतर सोर्स सोयाबीन को माना जाता है। दालों में प्रोटीन्स होते हैं,
है ना जी। सो प्रोटीन हम अपनी डाइट में हमें एक अच्छे लेवल में जरूर लेने चाहिए। वेजिटेरियंस को अक्सर, जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस है, उन्हें प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, सो उन्हें ध्यान रखना होता है अपने प्रोटीन इनटेक का। क्लियर है जी। वाइटामिन, मिनरल्स एंड वाटर कहाँ पे है भाई? आप दाल सब्जी जो भी खा रहे हैं, वहां पे आपको हरी सब्जियां हैं अगर, जो वहां पे वाइटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं। हम कहते हैं ना खट्टी चीजों में विटामिन सी होता है। अगर आप कोई चीज ऐसी खा रहे हैं जो ऑरेंज है या रेड कलर की है, वहां पे विटामिन ए आपको मिल रहा है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो फैटी फूड में प्रेजेंट है। राइट जी। सो दिस इज व्हाट अ बैलेंस्ड डाइट इज, कि जिसमें सारी चीजें हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, सब कुछ होना चाहिए। इतनी सारी खाने पीने की चीजें देख करके आपका भी मन शायद ललचा रहा होगा अभी। भूख तो नहीं लग रही है जी किसी को? यही खूबसूरती है हमारे इस प्लेटफॉर्म की। ब्यूटीफुल स्लाइड्स आपके लिए प्रेजेंट करी जाती हैं, वर्कशीट्स भी दी जाती हैं कि भाई जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस भी बच्चे प्रैक्टिस करें, स्टडी मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल, जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। मतलब हर तरीके से संभव प्रयत्न है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस मिले अंडर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स एंड योर मेंटर्स। यही हमारा प्रयत्न है कि आपके सपने साकार करने हैं, और सपने वो नहीं जो आप सोते समय लेते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। वही तो हुआ ना कि भाई मेरा ये सपना है और इसे पूरा करने के लिए मैंने पूरी तन मन धन की कोशिश लगा देनी। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डॉक्टर आपने बनना है तो भैया मेन बात तो यही है कि आपको शरीर के हर सिस्टम से रिलेटेड बीमारी जरूर पता हो, इलाज तो आपने उसी चीज का करना है ना। सो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, जल्दी से देखते हैं जी। पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, जिसमें क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस पढ़ेंगे। जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया कह देते हैं, लिवर का डिसऑर्डर। वॉमिटिंग, उल्टी आना, इमेसिस। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना भी जिसे कहते हैं। इनडाइजेशन, जब खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है जी। चलो पहले जानते हैं पीईएम या प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, ये प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन इवन नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज की ये समस्या है। आप देख पा रहे हैं, आपको वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है, जहां जहां हमने डार्क रेड सा कलर कर दिया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे ये प्रेवेलेंट है। मुख्य रूप से ये छोटे बच्चों के लिए समस्या है, 1 साल से कम या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये समस्या है। सो डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, एनर्जी, राइट, दैट इज व्हाट इज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, बिकॉज मुख्य रूप से कैलोरी वर्ड हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज कर रहे हैं। आपने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा बेटा, मेरेस्मस एंड क्वाशियोरकर के बारे में। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। क्वाशियोरकर में आप देखिए, ये जो हमने एक बच्चा दिखाया है, पॉट बेली दिखाई, ऐसे पेट आगे बढ़ा हुआ है। मेरेस्मस के केस में आप देखिए बिल्कुल कमजोर, एकदम शरीर में फैट नहीं नजर आ रहा, हड्डियां भी कमजोर है, स्किन पे रिंकल्स भी हैं। किन कारणों से ये हो जाता है समझते हैं। मेरेस्मस, मेरेस्मस में साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। मेरेस्मस में दोनों चीजें नहीं मिल पा रही बच्चे को, प्रोटीन्स भी नहीं इन कार्ब्स भी नहीं। It is observed when mother's milk is replaced too early by food poor in both proteins and caloric value. अक्सर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, मदर के मिल्क पे फीड कर रहा है, राइट, और किन्हीं भी कारणों से मदर उसे अपना मिल्क नहीं दे पा रही, देयर कैन बी एनी रीजन, और हम बच्चे को ऊपर से किसी और चीज पे फीड करा रहे हैं, बहुत ही डाइल्यूटेड मिल्क दे रहे हैं किसी एनिमल का, काऊ का या बफलो का, बहुत ओवर डाइल्यूट करके, तो बच्चे की एनर्जी रिक्वायरमेंट उससे पूरी नहीं हो पाएगी। तो मेरेस्मस के लक्षण आते हैं इसमें। क्या क्या लक्षण है, कैरेक्टर्स क्या है? impaired replacement of tissue proteins, skin dry, thin and wrinkle, चमड़ी के ऊपर जो है wrinkles हो जाएंगे। डिक्लाइन ऑफ ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट, बहुत ही दुबला पतला कमजोर शरीर, बिल्कुल ही शरीर में जान नहीं है, एनर्जी नहीं है। ब्रेन डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा बच्चे का। दिस इज व्हाट इज मेरेस्मस, राइट जी। और आप दिख पा रहे हैं ये 1 साल से छोटे बच्चों में ये समस्या हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। ये मुख्य रूप से प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी के कारण है, कार्ब्स डेफिशिएंसी नहीं है। इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड
विच इज मोर देन 1 year इन एज, 1 साल से बड़ी उम्र और 5 साल से कम, जिसमें बच्चे को मदर्स मिल्क नहीं मिल रहा और जो डाइट दी जा रही है उसमें कैलोरी वैल्यू हाई है लेकिन प्रोटीन कम है, प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी होने से टिश्यूज के आसपास पानी इकट्ठा होने की टेंडेंसी हो जाती है। लो प्रोटीन हो तो ब्लड पानी नहीं पकड़ के रख सकता। ब्लड में जो प्रोटीन्स है ना, दे मेंटेन ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड का प्रोटीन लेवल डाउन जाएगा, ब्लड में से पानी निकल के टिश्यू स्पेसेस में इकट्ठा होगा तो सूजन या स्वेलिंग होने लग जाएगी, जैसा कि आप टिपिकल कैरेक्टर देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। सो वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, लिम्स कमजोर होगी, ब्रेन डेवलपमेंट, शरीर का डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। यहाँ पे सम फैट इज लेफ्ट अंडर द स्किन। मेरेस्मस में आपने देखा कि बिल्कुल भी फैट नहीं था, क्वाशयोकर में सम फैट इज लेफ्ट अंडर द स्किन। एक्सेसिव इडीमा एंड स्वेलिंग, सूजन, टिश्यूज के आसपास पानी भर जाना, ये क्वाशयोकर के सिम्टम्स है मेनली। तो मेरेस्मस एंड क्वाशयोकर में अंतर आप समझ गए। क्वाशयोकर में मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी है, मेरेस्मस में दोनों है। मेरेस्मस 1 साल से कम के बच्चे में और क्वाशयोकर 1 साल से बड़े और 5 साल से कम उम्र के बच्चे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज जॉन्डिस, पीलिया जिसे हम कहते हैं। देखिए, लिवर हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर होने पे बाइल पिगमेंट्स का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट्स हैं, जिसमें क्या है, शरीर में कई अंगों में पीलापन नजर आने लगता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। पेशेंट की आंखें ऐसे करके देखते हैं ना डॉक्टर, कि यहाँ पे ये जो हमारा स्क्लेरा होता है, दैट इज वाइट पार्ट ऑफ द आई, वहां पीलापन नजर आने लग जाता है। लिवर के डिसफंक्शन के कारण है ये, डेपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स अंडर द स्किन एंड आईज, राइट जी। और लिवर के डैमेज होने के कई कारण हो सकते हैं। अल्कोहल के कारण, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से लिवर डैमेज होता है। एक्सेस के सप्लीमेंट्स लेने से, जैसा कि बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग लेते हैं, वहां पे लिवर डैमेज हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस हो जाने से लिवर डैमेज हो जाता है। सो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस फॉर लिवर डैमेज। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग, उल्टी आना, इमेसिस जिसे हम कहते हैं। कई कारण हो सकते हैं उल्टी आने के। आपने देखा होगा, ओवर ईटिंग आपने कर लिया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो हम कह रहे हैं कि भाई उल्टी आ रही है। कई बार ऐसे गोल 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 आप घूम रहे हैं तो उल्टी आ जाती है। पहाड़ों में कभी आप गए हो और जैसे कहते हैं ना, मोशन सिकनेस, कार चल रही है, गाड़ी चल रही है तो उल्टी आ जाना। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में, पहले ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में उल्टी आना कॉमन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, वो एक वॉमिटिंग सेंसेशन क्रिएट करता है। सो वॉमिटिंग में होता क्या है कि स्टमक के जो कंटेंट्स हैं वो एकदम से जोर से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाते हैं। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। और उल्टी आने से पहले होता है ना, ऐसे मुंह में ढेर सारा पानी आ गया है, एक जी मिचलाने की फीलिंग, नोजिया फीलिंग होती है। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स दी वॉमिटिंग। नोजिया मींस जी मिचलाना, चक्कर आने वाली फीलिंग होना, ये होता है। सिर में कई बार चोट लगने से भी वॉमिटिंग हो जाती है, राइट। वो क्यों होता है? बिकॉज वॉमिटिंग का जो सेंटर होता है ना बेटा, वो हमारे ब्रेन में है, मेडुला में। ये ध्यान रखना। ब्रेन के पार्ट्स याद है ना आपको? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपने पढ़ा होगा, राइट। क्या क्या पढ़ा है हाइंड ब्रेन में? सेरिबेलम पढ़ा है, पॉन्स पढ़ा है, मेडुला। सो मेडुला में वॉमिटिंग सेंटर होता है, तो सिर में पीछे चोट लगने से भी वॉमिटिंग हो जाती है। कई बार हम कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी घिनौनी सी चीज, गंदी सी चीज देख ली है, ये बड़ी बदबूदार स्मेल आ रही है इसे, तो भी जी मिचलाने लगता है, उल्टी आने लगती है। तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। नेचर ये चाहता है कि हम अपने आप को किसी भी अनप्लेजेंट साइट, अनप्लेजेंट स्मेल से दूर रखें, वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। सो हमें वो वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगती है। सो द रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन दी मेडुला। वॉमिटिंग को ही इमेसिस भी कहते हैं। मैंने कितने सारे कारण बताए आपको वॉमिटिंग के, ठीक है जी। सो आपको दिख पा रहा है वॉमिटिंग सेंटर कहाँ है? मेडुला में। मेडुला से कमांड आई डायफ्राम के पास, स्टमक के पास, और डायफ्राम जोर से कंप्रेस हुआ, स्टमक के कंटेंट्स जो है वो दबे और वो उछल करके बाहर को आ गए, एज यू कैन सी हियर, राइट। स्टमक न्यू कंट्रैक्ट हुआ एकदम से और एक्सपेल आउट हो गई है चीजें माउथ से, राइट। चलो जी, आगे देख लेते हैं। वॉमिटिंग के कॉजेज है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इन्फेक्शंस, ओवर ईटिंग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सिर में चोट लगना, मोशन सिकनेस, अनप्लेजेंट साइट, इन सभी कारणों से उल्टी आने की फीलिंग होती है। एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन से भी, आपने कई बार देखा होगा अल्कोहल पीने के बाद लोग वॉमिट करते हैं। अल्कोहल इरिटेट्स द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, स्टमक की लाइनिंग को अल्कोहल इरिटेट करता है, जिसके कारण उल्टी आती है। फीलिंग आ रही है डॉक्टर बनने वाली? लग रहा है ना कितनी सारी क्लिनिकल बातें हम जान रहे हैं आज। यही खूबसूरती है हमारे प्लेटफॉर्म की।
जो चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी, अब वो लेवल धीरे धीरे अप होता जा रहा है। चीजें इतनी गहराई तक जाती जा रही हैं कि आपको वो पूरा फील आने लगेगा कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं हम, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, डायरिया के बारे में जानते हैं जी, क्या कारण होते हैं डायरिया के, और डायरिया होता क्या है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉवल मूवमेंट, इंटेस्टिनल मूवमेंट्स जो हैं, एक्सक्रीटा पास आउट होने की जो फ्रीक्वेंसी है एबनॉर्मल हो जाए, ज्यादा वाटरी फीसिस पास आउट होने लगे, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, वाटर कंटेंट बढ़ जाए जब फीसिस का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायरिया। यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कितने सारे पानी का लॉस हो जाएगा शरीर से, है ना। फूड पॉइजनिंग इसका कारण हो सकता है, इम्बैलेंस इन द माइक्रोबायोटा। देन मैंने ये भी बताया था कि लूज मोशंस या उनकी वजह ये भी हो जाती है एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करने से, बिकॉज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का लेवल डाउन चला जाता है, हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जब मर जाते हैं। सो डायरिया के भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना जिसे हम कहते हैं, कि जब जो है फीसिस प्रॉपरली पास आउट नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हार्ड हो गई हैं, फीसिस रिमेन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर रिटेन्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, पानी जो है वो ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाता है तो फीसिस हार्ड हो जाती है। सो कॉज्ड बाय हार्ड फीसिस व्हिच आर रिटेन्ड विद इन द कोलॉन, बॉवल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। इसलिए कहते हैं ना कि पानी का कंटेंट भी अपनी डाइट में ठीक रखना चाहिए, आपको फाइबर भी जरूर लेना चाहिए, सेलुलोज हमारी डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। सेलुलोज इरिटेट करता है इंटेस्टिनल लाइनिंग को, म्यूकोसा को, ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है, इंटेस्टिनल मूवमेंट्स जो है फैसिलिटेट होती हैं। इनडाइजेशन से क्या मतलब है जी, है ना, जैसे हम कहते हैं भी खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो गया, पेट भरा भरा सा लग रहा है, अफारा सा हो रहा है, फीलिंग हो रही है, सो फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, इट लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। कई कारण हो सकते हैं कि ओवर ईटिंग कर ली है, एंग्जाइटी हो रखी है, जैसे एग्जाम से पहले अक्सर ऐसा में हो जाता है ना, डर लगता है, फियर होता है, हमें घबराहट सी होने लगती है, उसके कारण भी हम कहते हैं ना जी पेट खराब हो गया है, राइट। सो देखिए, मैंने कितने सारे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स बताए। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, मैरस्मस क्वास्टियोकर, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, इसके अलावा और भी है, लेकिन अभी इतने काफी है हमारे लिए। सो हमने बहुत सारी बातें आज के सेशन में जान ली हैं। इंडाइजेशन के कॉजेस भी देख लेते हैं। इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंग्जाइटी, घबराहट होना किसी चीज की, जैसे एग्जाम्स वाली सिचुएशन मैंने बताई, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, ज्यादा स्पाइसी मसालेदार फूड खा लेने से भी इंडाइजेशन हो जाता है, राइट जी। चलिए, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, इसके साथ ही हमारा ये डाइजेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक ग्राउंड लेवल से चीजें शुरू करते हुए हमने धीरे धीरे लेवल बढ़ाया और आपको यह भी बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रॉपर वर्कशीट्स भी दी जाती हैं आपको हमारे द्वारा, प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, जिससे कि आप और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके अपनी तैयारी को। फोकस्ड रहिए। सबसे पहला गुरु मंत्र जो है वो यही है कि जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एकदम ट्रस्ट करके, विश्वास करके अपने टीचर्स के ऊपर, अपने गुरुजनों पे, तभी लेक्चर अटेंड करेंगे तो उसका आपको बेहतर फायदा होगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवाइज जरूर करना है, और अगर लिख लिख के रिवाइज करेंगे तो कहना ही क्या, वो तो सबसे बेस्ट है। तभी मैं हमेशा कहता हूं, मेरे लेक्चर्स आप जब भी अटेंड करें, आपके हाथ में कागज कलम होना जरूरी है। ये क्रिस्टल क्लियर आवाज आपके कानों तक पहुंचती है, साथ के साथ मैं ये भी चाहूंगा कानों से होती हुई आपके दिमाग तक जाए और हाथ से आप उसे लिखें भी। चलिए, इसके साथ ही आज का ये सेशन समाप्त करता हूं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपको ढेरों गुड विशेस देता हूं, आपकी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, बाय बाय।